चला दिए होते, है ना। क्या? देखो। यही टॉपिक चल रहा था ना। देखो, मेरा तो मानना यही है। किसी के मोटिवेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेल्फ मोटिवेशन है, अंदर से आग लगी है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। और जबरदस्ती आपसे ढकेल के करवाया जा रहा है कि जाओ भैया डॉक्टर बन जाओ, जाओ इंजीनियर बन जाओ, तो काम मुश्किल है। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया करेंगे। बात समझे? अगर ऐसी फीलिंग है आपके अंदर, तो आप बड़ा करोगे हमेशा, है ना। तो हर समय मोटिवेशन अपने अंदर आना चाहिए, कि मतलब कि जो भी मतलब अचीवमेंट जो भी सर ने बताया अभी आपको, जो भी आपको हासिल करना है लाइफ में, जो भी सोचा है कुछ बड़ा करने का, है ना। देखो, बड़ा कुछ भी नहीं होता, मेरा मानना यही है। जैसे लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस कर लेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, एमबीबीएस बड़ा पद है, ठीक है। या आईटी कर लेंगे, वो भी बड़ा पोस्ट होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, काम से इंसान की पहचान नहीं होती है, इंसान से काम की पहचान होती है। बात समझे? हाँ, मतलब अरे ठीक है यार। बहुत सारे एमबीबीएस हैं, बेकार हैं। लेकिन बहुत सारे बीएमएस है, बीएचएमएस है, हाँ बीडीएस है, सब किसको पीछे छोड़ दिया, एमबीबीएस एमडी एमएस सबको पीछे छोड़ के रखे हुए हैं। तो मतलब उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, मतलब काम को क्या किया, आगे बढ़ाया है। बात समझे? डिपेंड करता है आप किस काम को कितना बेहतर तरीके से करते हो, ठीक है। जितना बेहतर तरीके से करोगे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर चीज अच्छा होता है। जो कूड़ा बटोरता है वो भी करोड़पति बन जाता है, सुना होगा। अब वो डिपेंड करता है किस तरीके से कूड़ा बटोर रहा, रोड पे बटोर रहा है कि कैसे कूड़ा खरीद रहा है वो, कैसे उसका मैनेजमेंट है। बात समझे? आपको कूड़ा नहीं खरीदना है, आपको अच्छा वाला डॉक्टर बनना है, समझ रहे हैं? हाँ। कोई भी डॉक्टर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब में इलाज होता है इंसानों का, कुछ लोग डॉक्टरों मतलब जानवरों के भी डॉक्टर बन जाते हैं, समझ रहे हैं। जानवर के डॉक्टर बनना भी अच्छी बात होती है। मुझे तो लगता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड वही है। क्यों? हाँ, यही बात है। मैं कह रहा था कि जैसे क्या होता है कि इंसानों के डॉक्टर बनते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, जब वो प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप ट्रीटमेंट करते हो, है ना। जानवर अपनी फीलिंग ही नहीं देगा, चुपचाप बैठा रहेगा, उसकी तबीयत खराब है, आप खुद ही महसूस करेंगे उसके साथ क्या हुआ होगा, ठीक, सोचेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको दवा देंगे। बड़ी बात नहीं है ये। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, वो थोड़े कहेगा कि हमको दर्द हो रहा है ना, हमको ये परेशानी है, चक्कर आ रहा है, वो कभी कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद ही सोच के अपने हिसाब से कि क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक ना। मतलब एक डॉक्टर जो जानवरों का होता है, एक बच्चे का डॉक्टर, दोनों मुझे लगता है बराबर ही होते हैं, है ना। तो आप अच्छे वाले डॉक्टर बनिएगा, ठीक। चलिए भैया। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही थी, कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी सी चर्चा हो चुकी थी, क्या बोला था उसमें? हमने आपको बताया था मोस्ट अबंडेंट होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये बताया था। फिर हमने कहा इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, ये सारा काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला था, कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया था। इसमें चार एग्जाम्पल दिए थे, कार्टिलेज था, एडपोज था, बोन था, ब्लड था। इसमें से मैंने कहा कि ब्लड को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों की बात कर रहे थे, एडपोज, कार्टिलेज और बोन। इनकी जो सेल्स थी, ये फाइबर का सिक्रीशन कर रही थी, ये बात मैंने बताया था, ठीक। फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, ये कोलेजन भी हो सकते हैं, इलास्टिन भी हो सकते हैं, ठीक। मैंने ये भी बताया था कि फाइबर्स करते क्या है,
ये टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जो टिश्यू की सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन करती हैं। जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है ये सेल्स और फाइबर के बीच में एक्युमुलेट हो जाता है, या कह सकते हैं कि सेल्स और फाइबर उसी में सस्पेंडेड होते हैं। एक तरीके से जो मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है, या कह सकते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल या इंटरसेलुलर सब्सटेंस की तरह काम करता है। ये बात बताई थी, ठीक। इसके बाद बताया था कि जो ब्लड होता है, जो ब्लड की सेल्स होती हैं ना तो फाइबर निकालती हैं ना ही मैट्रिक्स निकालती हैं। मैट्रिक्स इनके पास होता है लेकिन वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। बात समझ आई? फिर इसके बाद मैंने कहा था कि हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे किसकी बेसिस पर, मैट्रिक्स की बेसिस पर और फाइबर की बेसिस, मतलब कि क्वांटिटी कितनी है, मैट्रिक्स कितना है, फाइबर्स कितना है, इसकी बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे। इनको क्लासीफाई करते हैं तीन तरीके से, मतलब तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से पता चला लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज का मतलब ढीला ढाला अरेंजमेंट होगा इसमें, इसका मतलब इससे मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होंगी, तो इसका मतलब क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस की बात करें इसी का उल्टा हो जाएगा, डेंस का मतलब यहाँ फाइबर्स ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स थोड़ा सा कम होगा, ठीक। और जो स्पेशलाइज है, स्पेशलाइज में हम लोग तीन चीज की बात करते हैं, कौन कौन सा है, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, इसकी बात करेंगे। चलिए क्लासीफाई करते हैं, फिर एक एक स्टेप हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आवाज आ रही ना पीछे, क्लियर? बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं? सही है। अच्छा एक बात और, मान लो हमारे पढ़ाते समय नींद आना शुरू हो जाए ना, तो बता देना, हम शायरी सुना देंगे, ठीक है। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, अरे सुबह सुबह कहाँ नींद आती है। 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे इनको हम। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। आज तो एसी चल रही है ना? हाँ, कल शाम को क्लास थी मेरी, एसी नहीं चल रही थी इधर, क्लास शिफ्ट करवाया था फिर। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में सीटी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? समझ जाना। दूसरा आपका है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखो इसमें मैट्रिक्स जो होगा मोर होगा, मतलब ज्यादा होगा, फाइबर्स जो होंगे वो लेस होंगे, मतलब कम होंगे। फाइबर लेस नहीं लिखा, फाइबर लेस होंगे, मतलब फाइबर कम है। इसी का उल्टा इसमें होगा, मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर यहाँ पर ज्यादा होंगे। एक मिनट, अभी यहाँ इनका मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, एरियोलर और एडिपोस। अच्छा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के ओरिएंटेशन की बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक। तो इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं अभी। डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर है।
अच्छा, डेंस रेगुलर में हम दो चीज देखेंगे, टेंडन देखेंगे, लिगामेंट देखेंगे। इसको हम देखना चाहें तो हम स्किन में देखना पड़ेगा, तभी आपको डेंस रेगुलर दिखेगा। अच्छा, इनकी दो कैटेगरी है, स्केल्टल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है फ्लूइड। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले हम इनका मैट्रिक्स लिख देते हैं। इनका मैट्रिक्स जो होगा ये सॉलिड होगा एंड मिनरलाइज, मतलब मिनरल होगा यहाँ, सॉलिड एंड मिनरलाइज होगा। और इनका जो मैट्रिक्स होगा लिक्विड होगा। ये जिनको किनारे वो नहीं दिख रहा, लिक्विड लिखा हुआ, लिक्विड एंड फाइबर फ्री, फाइबर फ्री है। ठीक, इसमें दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, बोन और कार्टिलेज। इसमें भी दो ही चीज पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड और लिम्फ। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में, बस जान लेंगे। यही है इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लिख लीजिए एक बार, फिर से मैं बोलूँगा इसको। तो बहुत सारे लोग के पास एक समस्या ये है, तीन तीन सोर्स बन रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी है, दूसरा जो है पुराना नोट्स रखा हुआ है, तीसरा जो है ये नोट्स बन रहा है। ये लोग असमंजस में फंसे हैं कि किसको पढ़ें, है ना। समस्या है कि नहीं। अभी तो पढ़ लोगे किसी तरह से मैनेज करके, लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लास्ट में इतना सारा समराइज करना होता है। चार चार सब्जेक्ट हैं, कितने चैप्टर हैं पता ही है आपको। 38 इसमें है अगर नहीं डिलीट हुआ है तो, और 30 30 उसे मान लीजिए, 60 30 90 98 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर मान लो। 100 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, तो 100 चैप्टर अगर 3 सोर्स यूज करोगे, 300 चैप्टर हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन आ जाएगी, है ना, फ्रस्ट्रेशन। सोर्स एक यूज करो, कोई भी जो आपको एकदम बेस्ट लगता हो। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं लिखा रहा हूँ वही पढ़ो, हम कभी फोर्स ही नहीं करते हैं। मैं तो केवल एनसीईआरटी के पॉइंट निकाल निकाल के लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सबसे कम्पैक्ट सबसे अच्छी नोट्स आपकी एनसीईआरटी, मेरा मानना यही है। आप उसको फॉलो करते हैं, आप कभी असफल नहीं होगे, मेरा मानना ये है। 360 में 360 आ जाएगा अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आ रही है। ठीक, हम किसी के नोट्स की बात नहीं करें, किसी के नोट से पेपर नहीं बनेगा, ना किसी के मॉड्यूल से बनेगा, पेपर बनेगा एनसीईआरटी से। ठीक, तो एनसीईआरटी एटलीस्ट आप फॉलो ही करो। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी समझने के लिए किसी की नोट्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप नोट्स की हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन एक सोर्स हमेशा ध्यान रखना, एक सोर्स यूज करना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपके साथ। कंफ्यूज रहोगे ना, वहाँ ये लिखा है यहाँ ये लिखा है, कंपेरिजन चल जी। मॉड्यूल में, अच्छा मॉड्यूल की थ्योरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, मेरे हिसाब से कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ वहां से क्लियरिटी मिल रही है, एक्चुअली मॉड्यूल्स में है कि स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज इन्होंने दिया है, तो कुछ लोग को मॉड्यूल ही सही लगता है, एनसीईआरटी ही तो दिया हुआ उसमें पूरा, जहाँ तक मैंने देखा है एनसीईआरटी ही दिया हुआ पॉइंट। एक्स्ट्रा बहुत है, तो काहे पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा, कौन कह रहा पढ़ने को, मत पढ़िए, बहुत एक्स्ट्रा मत पढ़िए। हाँ, उसका एप्लीकेशन दिया हो, आपको समझाया हो बेहतर तरीके से, आप पढ़ लीजिए। किसी की नोट्स में अगर बेहतर तरीके से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कहीं से लगाइए, किसी के मॉड्यूल से लगाइए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। सिलेबस के बाहर जाओगे तो
समझिए लोग क्या होने वाला है फिर। देख लो भैया फिर इसे, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैंने कहा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, किसकी बेसिस पर, मैट्रिक्स और फाइबर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हमने कहा कि 3 तरीके के, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इससे मैट्रिक्स ज्यादा है फाइबर कम है, इसलिए मैंने कहा लूज है ये, ठीक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स इसमें कम हो गया, फाइबर ज्यादा हो गया, इनकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज है, ये स्पेशल काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको मैंने कहा 2 कैटेगरी में बांट लिया, स्केलेटल और फ्लूइड। पहले इससे पहले इसको देखिए, हमने कहा इसमें 2 एग्जांपल पढ़ेंगे, एक एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे, एक एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे, अभी इसकी चर्चा होगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने फाइबर की अरेंजमेंट की बेसिस पे 2 कैटेगरी में बांट लिया है। अगर इनका फाइबर का अरेंजमेंट रेगुलर था, मतलब पैरेलल अरेंजमेंट था, तो इनको कहा मैंने डेंस रेगुलर। इसमें 2 एग्जांपल देखेंगे, टेंडन और लिगामेंट। इसमें देखिए डेंस इरेगुलर की बात कर रहे हैं, फाइबर का ओरिएंटेशन जो होगा डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया डेंस इरेगुलर। इसका एक एग्जांपल आप यस स्किन में देख पाएंगे इसको, ठीक है। स्केलेटल मैंने कहा इनका मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है और मिनरलाइज होता है, ठीक। सॉलिड होता है, मिनरलाइज होता है। इसमें 2 चीज देखेंगे आप, बोन देखेंगे और कार्टिलेज देखेंगे, ठीक। फ्लूइड में आएंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें कह रहे हैं मैट्रिक्स लिक्विड होगा, प्लाज्मा जिसको कहते हैं, यही तो है 55% मैट्रिक्स प्लाज्मा, ठीक। ये फाइबर फ्री होगा, इसमें फाइबर नहीं होगा। इसमें 2 कैटेगरी है आपकी, एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ है, ठीक ना। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए फिर जिन्होंने नहीं किया है। तब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा होगी। आज बहुत सारे लोग अब्सेंट हैं, बारिश हो रही थी, है ना। ये छाता वाता नहीं मिला है तो छाता आने वाला है, खत्म हो गया था, छाता जाके ले लेना। और जब भी बारिश वारिश हो ना, छतरी लेके आ जाया करो, ठीक ना। भीगते हुए आ जाया करो, क्योंकि क्लास चलनी है, चाहे ये बारिश हो, चाहे पत्थर गिरे, चाहे बदलवे गिर जाए, ठीक है, क्लास चलनी ही चलनी है हर हाल में। बता तो रहे हैं, बादल ही गिर जाए तब भी हम आएंगे यहाँ पढ़ाने, हमारी क्लास होगी तो। क्लास फिक्स है, तो क्लास छोड़ना नहीं। नोट कर लिया भैया, चलो। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे पहले हेडिंग डालिए, ठीक है। नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एक ही लाइन है इसमें, उन्होंने कहा कि सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। मतलब इनका कहना है मैट्रिक्स में इनके फाइबर्स जो होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं, लूज अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक ना, क्योंकि मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर कम है, इसलिए ढीला ढाला अरेंजमेंट है, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा इसके 2 एग्जांपल्स हैं, एक है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है एडपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की चर्चा होगी अच्छे से। एरियोलर टिश्यू जो होता है उसमें लिखा एरियोला, एरियोला का मतलब क्या होता है, स्पेस या गैप होता है। अच्छा, कुछ लोग का मानना ये है कि इसमें फाइबर का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि बीच में गैप हो जाता है, गैप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एरियोलर टिश्यू बोला गया है, ठीक। अच्छा, कुछ लोग का ये कहना है ये स्किन के नीचे होता है, गैप की फीलिंग करता है, इसलिए इसे एरियोलर टिश्यू कहा गया है। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, आप दोनों ही बातों को माने लो। कोई पढ़ाता है कि फाइबर्स में गैप है, ठीक है, फाइबर, मेरा लेकिन मानना है कि फाइबर के बीच में स्पेस है, गैप है, एरियोला है, इसलिए इसको बोला जाता है एरियोलर टिश्यू। लेकिन मैंने ये भी कहीं देखा है कि लिखा मिला था कि ये स्किन के नीचे होता है, वो गैप की फीलिंग करता है, इसलिए इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू। दोनों बातें अपनी जगह पर सही है, जैसे भी मान लो आएगा तो आप लगा देना, ठीक। बात समझ आई। दूसरी चीज ये है, ये जो एरियोलर टिश्यू होता है स्किन के नीचे होता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे है ये, ठीक। तो नीचे से एपिथेलियल टिश्यू को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। याद करिए आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो वही कनेक्टिव टिश्यू की तो चर्चा हो रही है।
कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मतलब कौन सा टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू को या एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो आंसर होता है एरियोलर टिश्यू होता है। बात समझ आई? अच्छा, इसमें सेल्स और फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक। इसमें देखिए सेल्स की पहले बात करते हैं। सेल्स इसमें तीन दिखाई गई हैं, फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं इसमें तीन सेल्स हैं। और भी सेल होंगी लेकिन ऐसा नहीं है कि और सेल नहीं है और फाइबर्स नहीं है, बस इसमें इन्होंने जो सेल की बात करी, एक मैक्रोफेज की बात करी है, ये भी स्पेशलाइज सेल होती है। फाइब्रोब्लास्ट, ये आपको जो ये दिखाया गया ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक। सबसे लार्जेस्ट सेल यही होती है। इसके अलावा इन्होंने मास्ट सेल दिखाई है, ठीक है। इसमें से देखिए ये जो मैक्रोफेज होता है, ये शेप की अगर बात करते हैं अमीबॉइड शेप होता है, देखने में ही दिख रहा है अमीबा, अमीबा जैसे शेप है ये। फैगोसाइटिक नेचर का था, मतलब ये स्पेशलाइज हो जाता है फैगोसाइटोसिस के लिए। अगर टिश्यू के अंदर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करते हैं, इसको क्या करते हैं ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये फैगोसाइटिक नेचर शो करता है। पहली चीज तो याद रखना, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है, इरेगुलर टाइप की होती है, और ये इसका मेन काम होता है फाइबर निकालना। मेन काम देखिए दो चीज करता है, एक तो फाइबर निकालेगा, दूसरा मैट्रिक्स निकालेगा। मेन फंक्शन इसका फाइबर निकालना होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें जो मैट्रिक्स है सबसे ज्यादा मैट्रिक्स कौन निकालता है, तो यही फाइब्रोब्लास्ट ही निकालती है। तो आप ये कह सकते हैं चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है। मैंने कहा कि दो चीज निकालता, फाइबर मैट्रिक्स। लार्ज अमाउंट में मैट्रिक्स निकाल रहा, फाइबर भी निकाल रहा, लेकिन पूछा जाए मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन फाइबर सिक्रीट करना होता है। लेकिन पूछा जाए चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, तो आंसर होगा फाइब्रोब्लास्ट। बात समझ आई? इसके अलावा इन्होंने मास्ट सेल की बात करी है। मास्ट सेल जो होती है सुना ही होगा सब लोगों ने, ठीक है, नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे? क्या करता है? बेसोफिल का नाम सुना है ब्लड में? जो काम बेसोफिल का है वही काम मास्ट सेल का है। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन निकालेगा। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये बात एनसीईआरटी में टिश्यू में लिखा नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता कभी कभी, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन जो होता है एक तरह का क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर का मतलब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डाइलेट करवा देता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, डाइलेशन से फायदे क्या हैं? हाँ, क्या इंक्रीज हो जाएगा? हाँ, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराता है, मतलब डायलेशन का मतलब होगा ब्लड फ्लो बढ़ेगा। दूसरी चीज, एक चीज और होती है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करता है ये मास्ट सेल हिस्टामिन निकालेगी, वैसोडाइलेशन करवाएगी, ब्लड फ्लो बढ़वाएगी, और कैपिलरी की जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो उससे डब्ल्यूबीसी बाहर आने लगते हैं। डब्ल्यूबीसी बाहर आने लगते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा होने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसी स्वेलिंग को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो आप ये कह सकते हैं हिस्टामिन एक तरह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है ना। ये काम तो बेसोफिल का भी है, यही काम वो भी करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन निकालती है। लेकिन जब जरूरत होगी तो हिस्टामिन निकालेगा। बात समझ आई? अभी सब लिखवाएंगे। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन उसी का उल्टा काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, इसका मतलब ब्लड फ्लो को कम करवाएगा ये। अच्छा, ब्लड फ्लो को कम कराने की क्यों जरूरत पड़ गई? जैसे मान लीजिए कभी चोट लगी, कट लग गया कहीं पर, अरे बहुत सारे लोग तो नसें ही काट लेते हैं अपनी, है प्यार में पड़ के, है ना। गलत बात होती है लेकिन नसों से नहीं काटना चाहिए, है ना। ये प्यार मोहब्बत सब क्या है, बस दिखावा है और धोखा है, ठीक है। जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी ही सबसे मतलब अच्छी है, बस उसी से प्यार मोहब्बत करो, वही आपकी मंजिल को मतलब मंजिल तक पहुंचाएगी वो आपको। बात समझे? बाकी जो कुछ दुनिया में आपको दिख रहा है, जो सबसे प्यारा लगता है, समझ लीजिए वही आपको डाइवर्ट करेगा। बात समझे? एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ अगर अच्छा लगता है तो। बात समझे? हाँ, सुनिए मैं क्या बता रहा था। हिस्टामिन के बाद सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है ब्लड क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। जैसे चोट लगती है, कट लगता है कहीं, तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है। हमारे ब्लड की प्रॉपर्टी होती है, कहीं चोट लगता है, कट लगता है, तो जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, आगे पढ़ाएंगे, कुछ फैक्टर्स वो रिलीज करते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, समझ रहे हैं। थ्रोम्बोकाइनेज का नाम सुना होगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है,
फिर इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एक तरीका वो है ब्लड रोकने का। दूसरा तरीका ये है कि ब्लड वेसल को ही कॉन्स्ट्रिक्ट करा दो। ब्लड वेसल को अगर हम पतला कर देंगे तो ब्लड हमारा लॉस कम होगा। इसीलिए जब चोट लगता है तो ये क्या निकालेगा, सेरोटोनिन निकालेगा, ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। अच्छा, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट इसकी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर से एक चीज और होता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे, रेनिन होता है, रेनिन हार्मोन, वो भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एडीएच का नाम सुनेंगे, वो भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना। तो हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। हिपेरिन की बात करते हैं। हिपेरिन नाम सुना होगा, नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है। नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, ये रोकता है। कब कब रोक, नेचुरल कंडीशन में। जैसे आपकी बॉडी में मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं क्लॉटिंग ना हो जाए उसके लिए लगातार ये क्या करता रहता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब हेपेरिन निकालता रहता है। मैंने तीन चीज का नाम लिया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन जरूरत पड़ेगी तो निकलेगा, सेरोटोनिन जरूरत पड़ेगी तो निकलेगा, लेकिन ये जो हेपेरिन होता है ये कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा, जिससे आपकी बॉडी में कभी ब्लड क्लॉट ना हो। बात समझे, नेचुरल कंडीशन में, इसीलिए तो नाम रखा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब कि नेचुरल कंडीशन में आपके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। बात क्लियर। तो इतनी बातें थोड़ी सी हम लोग नोट करेंगे। अच्छा हाँ, इनकी लेबलिंग देख लेना अच्छे से भैया। ये देखिए कोलेजन फाइबर्स का सिक्रीशन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। लेबलिंग वो क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं। चार ऑप्शन इनके पास है, ABCD लिखेंगे, फिर पहचान करवाएंगे कि कौन सा मास्ट सेल। इसको लिखेंगे मास्ट सेल, इसको लिखेंगे जो है कोलेजन फाइबर, इसको लिखेंगे फाइब्रोब्लास्ट, और इसको लिखेंगे मैक्रोफेज। ऐसे उल्टा सीधा करके लेबलिंग करवाई जाती है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिगर का। बात समझ आई। वैसे देखने से तो पहचान जाओगे ही, है ना। फाइब्रोब्लास्ट है, एक नज़र देख लिया, भूलेगा नहीं आपको, है ना। चलिए कुछ चीज़ें इसमें नोट करते हैं हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज होंगे। ये बात एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड क्यों बोला, पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, बहुत सारी चीज उसमें सस्पेंडेड है, इसलिए वो पूरी तरह से फ्लूइड नहीं है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इन्हीं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बेसिस पे देखेंगे तो दो एग्जाम्पल आपके पास हैं, इन्हीं का हम लोग चर्चा करेंगे। बस ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे इस बार, या तो 4 था या तो 5। अगर इस बार 4 आया था तो इसके पहले 5 था, अगर इस बार 5 था तो इसके पहले 4 था। लगातार दोनों साल 4-5 करके आए हैं क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और, बेटेज वाइज मत पढ़िएगा चैप्टर्स को, किसी चैप्टर का कोई बेटेज नहीं होता। एवरेज हर चैप्टर को लोग टच करते हैं, कभी एक क्वेश्चन, अगर मिनिमम एक क्वेश्चन तो उठेगा उठेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाया जाता है, नहीं तो कभी 3 कर देते। एवरेज में 2 मान लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाए जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में 4 से 5 भी हो सकते, 5 से ज़्यादा नहीं होता है किसी चैप्टर से। कभी किसी चैप्टर का बेटेज नहीं होता, बहुत सारे लोग 10 साल का बेटेज देते। बेटेज कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आज से नहीं, 2016 से जब से नीट हो रहा है, 9-10 पेपर हो चुके हैं, कभी सिंगल हुआ तो कभी डबल हुआ, हर पेपर की एनालिसिस मैंने किया है। उसमें जो मैंने अभी तक देखा है, किसी पेपर का, किसी चैप्टर का वेटेज नहीं है। हाँ वो अलग बात है, जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, चैप्टर के हिसाब से खुद ही काउंट कर लो, 7 चैप्टर है एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी में, 7 × 2 = 14, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं हर बार। कभी भी उठा के देख लो, एवरेज में 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। ऐसे आपके पास ये प्लांट फिजियोलॉजी है,
कितने चैप्टर? 5 चैप्टर हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें। तो ऐसे ही मान के चलो सब चैप्टर से। ठीक है, किसी से एक दो बढ़ा देंगे, किसी से एक दो कम कर देंगे। ठीक, नोट कर लिया? चलिए, अब हेडिंग डाल लीजिएगा, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट beneath द स्किन, स्किन के नीचे है। अच्छा, स्किन कहाँ है? देखो, जो स्किन की बात करते हैं, स्किन अपने सिलेबस में तो है नहीं। उसमें 3 लेयर होती है, डर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे होगा ये। ठीक है, नीट नहीं पूछेगा वो, सीधे आपसे पूछेगा बिलो द एपिडर्मिस, सॉरी बिलो द स्किन। स्किन के नीचे होगा या बिनीथ द स्किन लिखेगा सीधे सीधे। स्किन के नीचे है, ये एपिथेलियम को क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। सपोर्ट फ्रेमवर्क, इपिथेलियम को नीचे से सपोर्ट देगा ये। ठीक है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगी, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक ना, सेल्स फाइबर मैट्रिक्स, यही मेन कंपोजिशन होता है। ठीक है, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स की। तो हम सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मिनट रुको, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। अभी इसको फिर से लिख रहे हैं, बस जगह कम है यहाँ पर। अरे लिख रहे हैं। सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और मैट्रिक्स। ठीक, सेल्स से मैंने कहा था मैक्रोफेज है। ये फेगोसाइटिक होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है। फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, मास्ट सेल है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अभी अगली स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है, इतना ही नोट कर लीजिए हाँ।
दिख रहा है भैया पीछे सबको? जैसे ब्लड वाला जो टॉपिक है, इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। दो चीज़ थोड़ा सा कम बताएंगे। ब्लड वाला जो टॉपिक होगा वो ब्लड वाले चैप्टर में चलेगा, और इसके अलावा जो न्यूरल टिश्यू दिया हुआ है, न्यूरल की चर्चा न्यूरल में करेंगे अच्छे से। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी बातें होंगी वहाँ। हाँ, उतनी बातें ज़रूर कर देंगे जो आपके टेस्ट वगैरह में आता है। ठीक ना? एक काम करिए, इसी में आगे नोट कर लीजिए, ये पॉइंट लिखने से बच जाएंगे। मतलब ये मेन फंक्शन है, मतलब कि फाइबर निकालना इसका मेन फंक्शन होगा। ठीक। मेन फंक्शन इसका अगर पूछा जाए क्या है फाइब्रोब्लास्ट का, तो वो मेन काम इसका है फाइबर सिक्रेट करना। ठीक है। मैट्रिक्स जो सिक्रीशन होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में मैट्रिक्स सिक्रीशन, वही मतलब है। पूछा जाए कि मेनली मैट्रिक्स कौन निकालता है एरियोलर टिश्यू में, तो यही है, फाइब्रोब्लास्ट ही है। ठीक है। मास्ट सेल है, ये भी मैट्रिक्स निकालेगी लेकिन लिटिल अमाउंट में निकालेगी, थोड़ा सा निकालती है। ठीक है। हो गया नोट? आगे बढ़ें? चलिए मास्ट सेल की बात करेंगे हम। ठीक है, थोड़ी सी। हिस्टामिन निकाल रहा है ये। ठीक। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, मैंने आपको बताया था। सॉरी, वैसो डायलेटर होगा। वैसो डाइलेटर होगा। वैसो डाइलेशन, वैसो का मतलब ब्लड वेसल, डाइलेशन का मतलब डायलेट करना, उसको चौड़ा कर देगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। चलो, डायलेट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा। ठीक ना? एक चीज और चाहे लिख लीजिएगा, काज इन्फ्लामेशन। वैसो डायलेशन होगा तो जाहिर सी बात इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी बाहर आएंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के लिए। ठीक ना? तो इसकी वजह से एक्युमुलेशन जब अगर होगा टिश्यू में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, इसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो आप चाहे तो ये लिख लेना, काज इन्फ्लामेशन। एक इन्फ्लामेशन सुना होगा, जलना, है ना? इन्फ्लामेशन सुना नहीं है? कहते हैं कि हाईली इन्फ्लेमेबल। तो भैया जहाँ इन्फ्लामेशन होता है ना, यहाँ जलन भी होती है। एक बात ये भी है, टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ का, यहाँ जलन होती है। दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग से लिया गया। जो कहते हैं नहीं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ स्वेलिंग हो रही है। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने कहा, टेम्परेचर भी बढ़ता है, जलन भी होती है यहाँ पर। दूसरा आपका सेरोटोनिन है।
ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ये, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। आप एक चीज कह सकते हैं, रिड्यूस ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को ये रोकता है, कम कर देता है, ठीक है। हिपेरिन, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा, उसको रोकता है ये। ब्लड मतलब कि क्लॉटिंग से रोकता है ये। जी। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। कोई नहीं ध्यान पड़ता, सोच कुछ और रहे होते हैं, हाथ को पता रहता है वो क्या लिख रहा है ना। इसलिए होता है। टीचर के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो उसका माइंड कुछ और सोच रहा होता है, कभी कभी होता है हम लोग कुछ बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं। तो दो दो तरीके से दिमाग चलता है, तो ऐसी गलतियां हो जाती है इस स्पेलिंग में। देखिए सिक्रेट, मैंने कहा तीन चीजें सिक्रेट कर रहा। एक चीज और नोट कर लेना, आल्सो सिक्रेट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिक्रीशन भी करेगा, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में होगा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक। सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडपोज की। एडपोज जो होता है इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। कुछ सेल इसमें और पाई जाती है, जिसको एडिपोसाइट सेल बोला जाता है, इसी एरियोलर टिश्यू में ही होती हैं, जो इन्होंने फिगर में दिखाया है। ठीक है। तीन का नाम लिया था, तीनों की मैंने चर्चा कर ली। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज, इनको मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है इसमें एडिपोसाइट सेल पाई जाती है, इसी एरियोलर टिश्यू में पाई जाती है। फिगर में आप देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है, एडिपोसाइट सेल दिखाया हुआ है। ठीक है। लेकिन मेंशन नहीं किया, लेबलिंग नहीं किया है। तो ये एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं फैट स्टोरेज का काम करती हैं। और फैट स्टोरेज तब करती हैं जैसे कि आप एक्सेस न्यूट्रिएंट लेते हैं, है ना। एक्सेस न्यूट्रिएंट लेते हैं और इमिडिएटली अगर वो यूज नहीं हुआ बॉडी में, तो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है। समझ रहे, उसी एडिपोसाइट सेल में। अगर एडिपोसाइट सेल्स जो होती है फैट स्टोरेज का काम स्टार्ट कर दी, मतलब फैट स्टोर हो गया, तो उसी के नाम रख दिया जाता है। एरियोलर को ही हम कह देते हैं एडिपोज टिश्यू है। ठीक ना। ये स्किन के नीचे होगा, ठीक ना, स्किन के नीचे भी होगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एक्सेस न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट किया जाएगा, ये कौन से न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट किया जा सकता है? अरे तीन ही चीज तो हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सस्पेंस में पड़ गए कि यार क्या ही बोलें, हाँ कहें कि ना कहें। अरे कुछ लोग हाँ कह दीजिए, कुछ लोग ना कह दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग कह रहे थे हाँ, वो खुश हो गए। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। याद करिए, अगर कोई किसी लोग मतलब कोई पढ़ा हो रिस्पिरेशन इन प्लांट, पढ़ा है कभी एनसीईआरटी से? नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा होगा। लास्ट में उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें एक बात बताई गई है। उसमें कहा है पहले
ऐसा माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट केवल रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं होता है। ऐसा लोग मानते थे। ठीक, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो फैट यूटिलाइज होता है, फैट नहीं होता है तो प्रोटीन को जलाया जाता है एनर्जी देने के लिए। ठीक है, वहाँ एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट में ये दिखाया गया है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जलाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो मुझे एनर्जी मिलती है। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब कि ग्लूकोज नहीं होता है, तो हम लोग फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन फैट को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, पहले उसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म में लाते हैं, फिर ग्लाइकोलिसिस या मतलब पूरी जो रिस्पिरेटरी चेन होती है उसकी किसी अलग स्टेप पे उसको एंटर करवा देते हैं। समझ रहे हैं? और फिर उससे एनर्जी लेते हैं। मैं सारी चीज रिलेट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो प्रोटीन होती है, मान लो आपके पास कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों नहीं है, तब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन प्रोटीन डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होता है। सबसे पहले उसको मोनोमेरिक फॉर्म में लाएंगे तो क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड बनाएंगे। एमिनो एसिड भी किसी रिस्पिरेटरी मतलब रिस्पिरेटरी चेन के किसी स्टेप पे एंटर कर जाएगा। समझ रहे हैं? ये तो एंट्री करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे थे, आपके पास कार्बोहाइड्रेट था, रिस्पिरेटरी चेन चल रही थी, उसको ऑक्सीडाइज किया जा, अरे भाई रिस्पिरेटरी चेन का मतलब ये है ग्लाइकोलिसिस हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन चलेगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी, फिर ईटीएस चलेगा। यही तो प्रोसेस है रिस्पिरेटरी चेन में पूरा, है ना? तो ये पाथवे चल रहा था कार्बोहाइड्रेट का। मान लीजिए आपके पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, तो क्या करेंगे? उसको बीच के स्टेप से ही निकाल के फैट में, जहां से फैट इंटर करवाया था वहीं से आप फैटी एसिड ग्लिसरॉल निकाल के फैट बना के रख लेंगे। आपको प्रोटीन बनाना है, जिस स्टेप पे एमिनो एसिड एंटर किया था उसी पे एमिनो एसिड बना करके प्रोटीन बना के स्टोर कर लेंगे। तो मतलब ये है इसका कि कार्बोहाइड्रेट को आप प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंटर कन्वर्जन पॉसिबल सब में है। कार्बोहाइड्रेट को मतलब तीनों, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इंटर कन्वर्जन सब में पॉसिबल है। तीनों को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। बात समझे? तो इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी ने बोला कि जो हमारे पास एक्सेस न्यूट्रिएंट होता, किसी का नाम नहीं लिया उसने, वो कह रहा हमारे पास जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है उसे हम लोग फैट में कन्वर्ट करके रख लेंगे अपने पास। बात समझे आप? चलिए, ये देख लीजिए, ये वाला फिगर यही था। इसमें देखिए एडिपोसाइट सेल दिखाई, फैट स्टोर करके रखा हुआ। यही कहने का मतलब, जो आपका एरियोलर टिश्यू होता है यही कन्वर्ट हो जाता है एडिपोज टिश्यू में, जो फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज हो जाती है इसकी सेल। मतलब कि जो एडिपोसाइट सेल्स होती है अगर फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं तो हम इन्हीं के नाम रख देते हैं, एडिपोज टिश्यू बोल देते हैं। अब देखिए एडिपोज टिश्यू की एक सेल इन्होंने दिखा रखा है, इसने क्या किया है, यहाँ पर फैट स्टोरेज, ये पूरा का पूरा फैट स्टोरेज एरिया है, फैट को स्टोर करके रखा हुआ है। अब देखिए इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस सेंटी लोकेटेड नहीं होगा, पेरीफेरल हो जाएगा, किनारे के साइड में देखिए दीवार में चिपक गया है एकदम से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ भी लेवलिंग की जाती है, पूछा जाता क्या है, तो ध्यान रखना ये फैट स्टोरेज एरिया है, इसका न्यूक्लियस है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं जो एडिपोज टिश्यू होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एरियोलर टिश्यू होता है। बात क्लियर? तीन बातें हैं, तीन या चार बातें हैं, वही मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। चलिए, दूसरा नंबर आपका है एडिपोज टिश्यू। पहला पॉइंट इसमें ये है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। में लिखा नहीं ये बात, एडिपोसाइट है ना, एडिपोसाइट 10 गेट स्पेशलाइज फॉर स्टोरेज ऑफ फैट, फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं। ठीक, एडिपोज टिश्यू जो होगा प्रेजेंट मेनली beneath द स्किन।
क्योंकि जो एरियोलर टिश्यू था स्किन के नीचे ही था, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो सीधी सी बात ये भी कहाँ होगा, स्किन के नीचे ही होगा। ठीक। एक बात और है इसमें, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट आपके पास होगा, इमीडिएटली अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा, विच इज नॉट यूज इमीडिएटली, कन्वर्टेड इनटू फैट, इसको फैट में कन्वर्ट कर लेंगे हम, एंड स्टोर्ड इन दिस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हम इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, बस इतनी चार बातें आप याद रखिएगा। एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, इसके बाद आएगा डेंस। देखिए, जो क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे, जिस भी मॉड्यूल या कहीं से भी बायोलॉजी के क्वेश्चन लगा रहे हो, जूलॉजी हो या बॉटनी, आंसर पर कभी टिक मत लगाइएगा। कुछ लोग की आदत होती है आंसर टिक लगा, अगर आप आंसर पर टिक लगाते हो वो क्वेश्चन आपके लिए खराब हो गया, फिर कोई काम करने, एक बार लगा सकते, दोबारा नहीं लगा सकते। इसलिए आंसर पे कभी टिक ना लगाएं। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, जैसे आप 100 क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे हों, या तो डाउटफुल होंगे, या तो आ ही नहीं रहा होगा। दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो आ रहा होगा, अगर आ रहा है समझिए बहुत ही अच्छा है। 80-85 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, 10-15 क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब बायोलॉजी में अगर आपको सोचना पड़ा, समझ लीजिए कि वहाँ दिक्कत है। आप ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, मार्क करने का मतलब उसके नंबर पे टिक कर लीजिए, आप सेकेंड राउंड देखने के लिए। ठीक है, जब कभी आपका रिवीजन करने का मन करे क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन मत लगाइए, जो आपके पास 15 क्वेश्चन टिक पड़े थे आप उन्हीं को देख लीजिए। समझ रहे हैं? अगर मान लो 20 क्वेश्चन टिक किया है, जितनी देर में आपने एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाए थे 100 क्वेश्चन, ठीक है, अगली बार जब सेकंड राउंड करेंगे 20-25-100, मतलब कि 5 चैप्टर कवर होगा उतने टाइम में आपका। ये होती थोड़ी सी स्मार्ट तरीका। और ये चीज़ आप सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। जब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप करते हैं क्वेश्चन, आपने जैसे पढ़ना शुरू किया, अच्छा कुछ लोग की आदत होती है जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ दूर मतलब कुछ देर तो उसको सोच रहे हैं, सोचिए नहीं, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, पेन चलना चाहिए, आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए, तुरंत डाटा निकाल के लिखिए उसका कि क्या क्या दिया है, कि आपको फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगाइए। फिर इसके बाद सोचिए अब मेरे पास कितना चीज़ है, अब मुझे क्या करना, क्वेश्चन देखिए ही नहीं, जब डाटा निकाल के बाहर कर लिया, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। आप फार्मूला सोचिए कि क्या फार्मूला लग सकता है, फार्मूला याद नहीं आ रहा, उठाइए नोट्स, फार्मूला देख लीजिए। अगर फार्मूला देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, आप सोल्यूशन पे जाइए, सोल्यूशन को देख के लगाना मत शुरू कर दीजिए कि वही, क्योंकि वो लेंदी मेथड होता है, जो आपका मेथड होता है बहुत शार्ट मेथड होता है। ठीक है, तो आप बस देख लीजिए किया क्या है उसने, बस किया क्या है वही देख करके अपना सॉल्व करिए। मतलब इतना अगर किसी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, वो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपको हमेशा तकलीफ देगा, वो चाहे टेस्ट हो चाहे नीट हो। ठीक है, वहीं पर आप फंसेंगे। जो क्वेश्चन एक नज़र में निकला है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आप चाहे टेस्ट दीजिए चाहे नीट दीजिए, कहीं दीजिए, हमेशा कोई रैंडमली पूछ ले आप हमेशा आंसर सही देंगे उसका, वो रिफ्लेक्शन में होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे डाउटफुल मैटर है या जो आपको नहीं आता है, उनको मार्क करिए, उन्हीं को सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड करिए। ठीक है, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी, आप कोर्स को जल्दी समराइज कर पाएंगे। ठीक ना, जो कहते नहीं कुछ लोग कि मैंने 4 बार किया है कोर्स को, 4 बार कैसे किया, पूरा नहीं करते हैं वो लोग, एक बार में कम से कम 80% कवर कर लेते हैं, 20% पे ही वो 4 बार करते हैं, 20% पे क्या करते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार करने का मतलब उतनी बार करें। वैसे भी सेकंड राउंड करेंगे, 20 में से हो सकता है कि 10 ही फंसे बाद में थर्ड राउंड के लिए, फिर उसके 5 ही फंसे, लास्ट के लिए 1 को ना फंसे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्मार्ट तरीका होता है, आप
सबका टाइम सेम होता है, बस आपको कैसे मैनेज करना है पढ़ाई को, वो ध्यान रखना है। बात समझे? चलिए, लूज की बात हो गई भैया, देख लो वही सारी चीजें जो छपवाया मैंने लिखवाया वही सब लिखा हुआ। इनका लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसमें कह रहे हैं सेल्स जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, कह रहे हैं सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, मतलब लूज अरेंजमेंट होता है, ढीला ढाला अरेंजमेंट होता है, वो भी सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस में, क्योंकि जो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस यही इनका मैट्रिक्स है, या कभी कभी इसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी लिखा जा सकता है, इंटरसेलुलर सबस्टेंस भी लिखा जा सकता, कुछ भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स, ग्राउंड सबस्टेंस, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की बेसिस पे उन्होंने कहा आपके पास इसका दो एग्जाम्पल है लूज का, एक है एरियोलर टिश्यू जो कि आपके स्किन के नीचे होगा, ठीक है। फिर आगे इन्होंने कहा ऑफन सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क, यही पॉइंट तो पूछा जाता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, इपिथेलियम को नीचे से सपोर्ट देने का काम कर रहा है, इसका मतलब कौन है, एरियोलर टिश्यू है। कह रहे हैं इसके पास जो है देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल है, कह रहे हैं कि ये सेल जो होती है क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस एंड सेक्रेट द फाइबर्स, फाइबर का सेक्रेशन करेगी, ठीक। इसके अलावा मैट्रिक्स लिखा नहीं, लेकिन मैं अलग से लिखाया हूँ इसको, ठीक ना। इसमें जो मैक्रोफेजेस हैं और मास्ट सेल इसके अलावा पाई जाएगी, मैक्रोफेजेस को ही तो बताया था ये फेगोसाइट की नेचर को, तो मास्ट सेल हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन निकालेगी, इसके अलावा मैट्रिक्स भी स्मॉल अमाउंट में रिलीज करती है, ठीक है, रिलीज नहीं सिक्रेट। अब देखिए करें एडिपोज टिश्यू इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, लिखा नहीं है, एनदर टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह के भी लूज कनेक्ट मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है, लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होगा, जब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है तो इसका मतलब ये भी स्किन के नीचे ही है, ठीक। सेल्स आप दिस टिश्यू कह रहे हैं कि जो आप एडिपोज देख रहे हैं, कह रहे हैं इसकी सेल्स जो होती हैं स्पेशलाइज हो जाती है, किसके लिए, वही एडिपोसाइट सेल की बात कर रहे हैं, फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं, ठीक है। फिर अब कब ये फैट स्टोर करेंगी, कह रहे एक्सेस न्यूट्रिएंट, अगर आपके पास एक्सेस न्यूट्रिएंट है, ठीक है, मान लो आपने एक्सेस में खाना खा लिया, न्यूट्रिएंट ले लिया, कह रहे अगर वो इमिडिएटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, जल्दी से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, मतलब एडपोज टिश्यू के सेल्स में स्टोर कर दिया जाएगा फ्यूचर के लिए, जब भी जहाँ जरूरी होगा फैट को ऑक्सीडाइज करेंगे, आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। अच्छा एक चीज सुना होगा आपने, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता, बताया था क्या किसी दिन, चर्चा करी थी मैंने, नहीं। सबसे पहले हमारी बॉडी में किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, दूसरे नंबर पे फैट को, तीसरे नंबर पे प्रोटीन को। अच्छा, सबसे आसान किसका ब्रेकडाउन है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे, नहीं, सेकंड नंबर पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन आसान है। देखो आसान का क्या मतलब है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब आप ऑक्सीजन की हेल्प से उसको ऑक्सीडाइज करोगे, ब्रेक करोगे, जिस सब्सटेंस में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन परसेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन उतना ही आसान होता है। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को जब देखोगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखोगे ना, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फैट और प्रोटीन, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका ब्रेकडाउन उतना आसान होता है, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा ऑक्सीजन है उसका ब्रेकडाउन आसान है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, मैंने कहा कि दो आपके पास दो ऑप्शन है, प्रोटीन और फैट। अब देखिए प्रोटीन में ऑक्सीजन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फैट, लेकिन बॉडी किसको ब्रेक करती है, फैट को। क्यों ब्रेक करती है, रीजन ये होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, है ना, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लगभग सारे एंजाइम क्या है हमारे, प्रोटीन है। अगर बॉडी प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगी, इसका मतलब ये है कि हमारे एंजाइम डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंजाइम डैमेज होने का मतलब हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन किस पे डिपेंड है, एंजाइमेटिक है, कोई सिंगल रिएक्शन बिना एंजाइम की नहीं होती हमारी बॉडी में, है ना। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगी, और मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब होने का मतलब हम ही खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी तीसरे नंबर पे उसको रखती है कि जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो तीसरे नंबर पे वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको स्टार्टिंग में नहीं ब्रेक किया जाता है। बात समझ आई? चलिए अब भैया हेडिंग डाल लो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टाइम हो गया, टाइम हम लोग को देखना नहीं होता है, टाइम हम लोग को देखना नहीं होता है, लोग पहले ही बता देते हैं। अच्छा आपकी पीछे क्लॉक लगी है लेकिन वो चलती नहीं है, चलो आज बोल देंगे चलवाने के लिए, ठीक है। कुछ कराइए आप लखनऊ में, है, देख रहा हूँ,
खजाने में अलग सर के। देखूं अगर हो तो सुना देंगे, नहीं तो फिर देखो। नहीं होगा तो भैया जिनको समझ में नहीं आ रहा हो बायोलॉजी ना, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी, आके हमसे मिल लेना, ठीक है। बाकी अगर प्रॉब्लम जैसे डाउट वगैरह है तो बॉटनी के भी डाउट आकर के पूछ लेना, इसके लिए मना नहीं। अच्छा एक चीज़